अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 13.4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 13 की सारी एक्सरसाइजेस पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना होगा, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं कि जिसमें एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। ए का मतलब है कि कॉइन में हेड आएगा और बी का मतलब है कि जो अगला कॉइन है या चले अगला डाइस है उसमें हमें 6 मिलेगा। ठीक है जी। तो अब ए में चाहे हेड आए, यानी कॉइन में चाहे हेड आए या टेल आए, उसका बी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बी में चाहे 6 आए या कोई और नंबर आए, उसका कॉइन के रिज़ल्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये दोनों कहलाएंगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल भी हम कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इन सब के नाम लिखकर एक जार में मैं रख देता हूँ। किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम, तो प्रोबेबिलिटी के कोई एक मिस्टर एक्स सेलेक्ट होंगे, वो होगा 1/30, क्योंकि वो एक ही हैं और टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। अब जब दूसरी बार मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, अगर मैंने वो नाम रिप्लेस कर दिया है, मीन्स रिप्लेस करने का मतलब उस नाम को दोबारा जार में रख लिया है, तो अब दोबारा सिलेक्शन आउट ऑफ 30 हो रही है, तो अब दोबारा से हर शख्स की प्रोबेबिलिटी 1/30 होगी, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मैंने नाम वापस नहीं रखा है और फिर उसके बाद सेकंड सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मींस जो सेकंड वाला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की वजह से चेंज हो चुकी होगी, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा जी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर ए और बी के एक साथ होने का चांस क्या होगा कि आप ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है जी। अब ये सिर्फ ए और बी की नहीं, बल्कि इनफाइनाइट इवेंट्स भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी, इस तरह 4 इवेंट एक साथ होने का चांस क्या होगा कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी होगा, और ये चारों इंडिपेंडेंट हैं। तो हमें सिंपली इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा इस तरह से। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होता है कि जब आप एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी उसमें यूँ होगा कि सपोज़ एक इवेंट, या हम पहले इंटरसेक्शन बेसिक डेरिवेशन ही शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सपोज़ ए की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की प्रोबेबिलिटी आफ्टर ए, इसको बी गिवन दैट ए पढ़ेंगे। इस लाइन का मतलब होता है गिवन दैट। तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ए के होने के बाद, तो वो इस तरह शो की जाएगी। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें, यानी कि सपोज़ मैं इसे जो ये है इसे मैं सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इससे हम ये एक रूल बना सकते हैं कि जो भी गिवन दैट के बाद लिखा हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे आती है। खैर, इसके तो हमें और बेसिक बहुत सारे डिटेल में सवाल करने हैं, इस एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं ऐसे सवाल, तो उनमें हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो 13.4 हम डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, साथ साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीन विल प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव पार्ट इज़ इक्वल टू 0.15। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, पी डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना है? 0.15। तो डिफेक्टिव ना होने को हम डी डैश कह देते हैं, या बी एंड डी कह सकते हैं, कुछ भी कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है। वो 0.85 होगा, यानी 85% चांस है कि डिफेक्टिव नहीं होगा। तो इफ़ द प्रोसेस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आइटम्स इन सक्सेशन विल नॉट बी डिफेक्टिव? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आइटम डिफेक्टिव नहीं होंगे? इसका मतलब पहला भी डिफेक्टिव नहीं होगा, दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे ऊपर हमने रूल सीखा था कि उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो पहले की प्रोबेबिलिटी 0.85 है डिफेक्टिव ना होने की, एंड यानी मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी 85% हो जाएगी डिफेक्टिव ना होने की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है 0.7225। पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी कह रहा है फर्स्ट 3 आइटम्स आर नॉट डिफेक्टिव एंड द फोर्थ इज़ डिफेक्टिव, यानी पहला डिफेक्टिव नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, लेकिन चौथा डिफेक्टिव होगा। तो पहला डिफेक्टिव नहीं होगा 0.85, दूसरा डिफेक्टिव नहीं होगा 0.85, तीसरा डिफेक्टिव नहीं होगा 0.85, चौथा डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव होने का चांस है 15% यानी 0.15। तो जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.09211875। ठीक है। अच्छा, इसमें इसने ऑर्डर डायरेक्ट बता दिया है। अगर ये ऑर्डर ना बताता, सिर्फ इतना कहता कि 4 आइटम्स हैं जिसमें से एक डिफेक्टिव होगा, तो फिर हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ती। इसमें तो हमने फोर्थ वाले को डिफेक्टिव माना है, लेकिन कुछ मेंशन ना होता और सिर्फ इतना होता कि 4 आइटम्स हैं जिनमें से एक नॉन डिफेक्टिव होगा या एक डिफेक्टिव होगा। अब वो एक पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग कैलकुलेट करके उनको ऐड करना होता। खैर, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी कह रहा है 5 कंसेक्यूटिव आइटम्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। डिफेक्टिव नहीं होंगे इसका मतलब पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, यानी 0.85 को हमें 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 5 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जाए या उसकी पावर 5 रखी जाए, एक ही बात होती है। तो हम 0.85 की पावर 5 रखेंगे, जो कि बनता है 0.443705। तो आई होप ये पहला सवाल ईज़िली समझ आ गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास IRS ऑडिट का। द स्टेट एन इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी ऑडिटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट और बाय स्टेट, यानी आपके जो इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट भी ऑडिट कर सकते हैं और स्टेट भी यानी गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल टैक्स विल बी ऑडिटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट इज़ 0.03। फेडरल गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.03 है और स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। गवर्नमेंट की 0.03 है, स्टेट की 0.04 है। तो अज्यूम दैट ऑडिट डिसीजन आर मेड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ बता दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और आगे कहा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑडिटेड बाय बोथ एजेंसीज, यानी पहली भी करेगी और दूसरी भी ऑडिट करेगी। तो पहले वाले के ऑडिट होने का चांस 0.03 है और दूसरे वाले के ऑडिट होने का चांस 0.04 है। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0012 आंसर आएगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑडिट बट नॉट फेडरल ऑडिट, कि स्टेट का होगा लेकिन फेडरल का नहीं होगा। तो स्टेट के होने का चांस 0.04 था, और जो फेडरल का कह रहे हैं नहीं होगा तो होने का चांस 0.03 यानी 3% है। तो ना होने का चांस 97% है, तो 0.97 बनता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0388 आंसर आता है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग ऑडिटेड, यानी कि आप पहले वाले से भी नहीं होंगे, दूसरे वाले से भी नहीं होंगे। पहले वाले से ऑडिट ना होने का चांस एक का यानी 97 हो जाएगा, दूसरे का 96 हो जाएगा, सिंपल 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 0.9312 आ जाएगा, यानी 93% चांस है कि आपका ऑडिट ही नहीं होगा, दोनों में से किसी से भी नहीं होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अ कॉइन इज़, इसको थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। अ कॉइन इज़ वेटेड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ 45% एंड टेल इज़ 55%, यानी कॉइन इस तरह का जानबूझ के बनाया गया है कि टेल की साइड पे ज़्यादा वेट फिल कर दिया गया होगा बल्कि हेड की साइड पे। तो हेड की साइड जब भी कॉइन को टॉस करते होंगे, हेड हमेशा नीचे आता होगा क्योंकि वो हैवी साइड है, तो लाइटर साइड ऊपर आती होगी, तो इसलिए टेल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और हेड की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ट्री डायग्राम कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम, अगर हम इसे 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 3 बार टॉस कर रहे हैं। पार्ट ए, ट्री डायग्राम काफ़ी बड़ी बड़ी इस एक्सरसाइज में थी, तो हम शुरू में 1-2 तो बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो लेंदी होंगी उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उन्हें खुद बना लीजिएगा। तो हेड एंड टेल, पहली बार जब टॉस कर रहे हैं तो हेड का चांस 0.45 है और टेल का चांस 0.55 है। अब क्योंकि दूसरी बार करेंगे तो पहली बार क्या आया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट है दूसरा ट्रायल, तो इसमें भी 0.45 और 0.55। यहाँ पर भी दूसरे ट्रायल के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी 0.45 और टेल की 0.55, और उसके बाद जब अगला ट्रायल करेंगे हेड एंड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल, तो वही सेम प्रोबेबिलिटी 0.45 0.55 टेल के लिए, 0.45 0.55 0.45 0.55
0.45 एंड 0.55। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। दूसरे पार्ट में कह रहा है, पार्ट बी में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन टू टेल्स इन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स इन 3 टॉसेस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2 टेल्स मिलेंगे। तो 2 टेल्स हमें कहाँ कहाँ मिल रहे होंगे, हम हाईलाइट कर लेते हैं। यानी हेड टेल टेल, तो 2 टेल यहाँ मिल गए हमें, और टेल टेल हेड यहाँ मिल गए, और 2 टेल्स हमें चाहिए। 2 टेल्स और हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ नज़र आ रहे हैं। टेल हेड टेल, यही बनते हैं हमारे पास, हेड टेल टेल। वैसे आप चाहें तो लिस्ट करके भी देख सकते हैं कि हेड टेल, इसे रिमूव कर देता हूँ, टेल टेल हेड एक पॉसिबिलिटी ये है, फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड, नहीं टेल टेल हेड लिख चुका हूँ, हेड टेल टेल। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को अलग अलग फाइंड आउट करके ऐड करना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। तो हेड पहले लिस्ट कर देते हैं हम, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है, प्लस टेल हेड टेल प्लस टेल टेल हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.45, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.55, 2 बार है तो स्क्वायर लगा देता हूँ, बजाय इसके कि 2 बार लिखूँ इसे। यहाँ भी वही है 0.55 इंटू 0.45, और यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, क्योंकि 0.55 2 बार है, टेल 2 बार है, और हेड एक ही बार है, तो 0.45। या आप एक ही बार निकाल के उसे मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते थे, उससे भी यही आंसर आना था। तो खैर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.408375। पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी कहता है कि 2 हेड चाहिए हमें, 2 हेड चाहिए, इसका मतलब हेड 2 बार होगा और टेल 1 बार होगा। तो हेड 1 बार होने का चांस 0.45, दूसरी बार भी 0.45, और तीसरी बार का 0.55। और यही चीज़ जैसे ऊपर 3 बार रिपीट हुई है यहाँ भी होगी, तो बजाय इसके कि 3 बार लिख के ऐड करें, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.334125। यानी टेबल ईजाद ही इसलिए किए गए थे ना कि आप 5 को 4 बार लिख के प्लस करें, उससे बेहतर है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 कर लें। तो यहाँ भी वही लॉजिक है कि इसी चीज़ को 3 बार ऐड करें, उससे बेहतर है 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। अब थोड़े अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं जिसमें टेबल वगैरह दिया होता है, उससे हमें देखना होता है। तो पहले सवाल में कह रहा है 5 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट, अच्छा ये इसका सवाल नहीं था, ये टेबल इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 अलग है हमारे पास। तो 5 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ दी इफ़ द ड्रॉन कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। अब नॉट रिप्लेस का मतलब है हमें उन्हें वापस नहीं रखा है, पहली बार सिलेक्शन कर रहे होंगे 52 से हो रही होगी, उसके बाद जब सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि एक कार्ड सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास 51 कार्ड्स बचे होंगे, तो दूसरी सिलेक्शन आउट ऑफ 51 हो रही होगी, तीसरी बार 50 से हो रही होगी, एंड सो ऑन। यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कंडीशनल है। तो 5 कार्ड्स आर सेलेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एस, किंग, फिर एस, फिर जैक, फिर एस, इन दैट ऑर्डर, यानी यही ऑर्डर होना चाहिए। तो पहले क्या कह रहा है, एस होना चाहिए। तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं आउट ऑफ 52। ये कार्ड की हम पिछली एक्सरसाइजेस में कार्ड की पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के कितने कार्ड्स होते हैं और कौन से फेस कार्ड होते हैं, एंड सो ऑन। किंग कितने होंगे, 4 ही होंगे, लेकिन अब आउट ऑफ 51 सिलेक्शन हो रही है, क्योंकि एक कार्ड हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमें फिर से एस चाहिए। अब 4 एसेस थे पहले, एक तो पहले में ही सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, तो अब हमारे पास 3 एसेस बचे होंगे, तो 3, और आउट ऑफ 50 होगा, क्योंकि अब हम 2 कार्ड पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। यानी ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है, कार्ड नंबर 3 है, तो तीसरा कार्ड है, तो 2 कार्ड इससे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 50 लिखा है। इस तरह ये 4th और 5th की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने थे। अब उसके बाद हमें फिर से जैक चाहिए। जैक कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, अब तक कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आउट ऑफ 49 सिलेक्शन हो रही है। अब 5वें पर आते हैं। 5वें में कह रहा है फिर से एस चाहिए, तो एस हम पहले 2 सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब 2 ही बचे हैं, और अब सिलेक्शन आउट ऑफ 48 हो रही है। अब जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक बहुत छोटा सा आंसर मिल रहा है, 0.0000123126, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं।
1.23 की पावर 10 टू द पावर -6, क्योंकि ये ज़ीरो, बहुत सारे ज़ीरोज़ का मतलब यही है कि ये बहुत ही अनलाइकली है कि मैं 5 कार्ड सेलेक्ट करूँगा और इसी ऑर्डर में आएंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, तकरीबन 0% के करीब है। खैर, 5वें सवाल पर आते हैं। 5वें सवाल में कहता है कि टेबल 13.12 समराइज़ करता है रिजल्ट ऑफ रिसेंट सर्वेज ऑफ एटीट्यूड्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर वॉर। तो न्यूक्लियर वॉर के बारे में हमने सर्वे किया था। क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर वॉर अगले 10 सालों में होगी, और उनकी एज भी देखी हमने और उनका रिस्पांस भी देखा है। यानी टोटल हमारे पास 8000 रिस्पॉन्सेस हैं। अब उसके बारे में क्या कह रहा है कि इफ़ अ रिस्पोंडेंट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ दीज 8000, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्पोंडेंट इज़ 30 ईयर और ओल्डर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 30 साल का होगा या उससे बड़ा होगा। तो 30 साल के कितने लोग हैं हमारे पास? 30 या ग्रेटर वाले। 30 या ग्रेटर वाले अगर देखा जाए तो ये सब लोग हैं, क्योंकि इससे ऊपर जो हमारे पास है, मैं इसे तो रिमूव करके तब देखते हैं। देखें जी, 30 से 39 वाले भी और 40 और ओवर वाले भी, ये सब के सभी 30 से ग्रेटर होंगे, क्योंकि उसने यही कहा था 30 या उससे ओल्डर होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम पार्ट ए का आंसर लिखेंगे कि ये 2250 प्लस 2700 होंगे आउट ऑफ 8000। तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो 4950 आउट ऑफ 8000 बनता है। और सिंप्लीफाई करने के बाद 99/160। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिखना चाहें तो 0.61875 बनता है। पार्ट बी पर आते हैं। रिस्पोंडेंट बिलीव्स न्यूक्लियर वॉर इज़ लाइकली। अब कह रहे हैं कि लाइकली वाले होंगे, तो लाइकली वाले तो ये 3 है, यानी जिनका सम बनता है 3400। तो हमारा आंसर होगा पार्ट बी का 3400। पहले स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। कि वो जो 3400 है, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, आउट ऑफ 8000 होंगे, जो कि सिंप्लीफाई होके बनता है। बल्कि सिंप्लीफाई की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लीजिएगा, हम टाइम बचाने के लिए आगे करते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट सी है। द रिस्पोंडेंट इज़ बिटवीन 3090 एंड बिलीव्स न्यूक्लियर वॉर इज़ वेरी लाइकली, यानी 3090 वाला भी होगा, वेरी लाइकली भी होगा। 30 से 90 वाला भी होगा और वेरी लाइकली वाला भी होगा। तो वो तो 700 है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा 700 आउट ऑफ 8000। 700 आउट ऑफ 8000, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। पार्ट डी में क्या कह रहा है? पार्ट डी में कहा गया हमें कि द रिस्पोंडेंट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 39। 20 एंड 39 यानी इस पूरे चंक की बात कर रहा है। एंड बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वॉर इज़ अनलाइकली, और अनलाइकली वाला भी होगा। तो वो ये दो लोग हैं 500 एंड 450, जो इस पूरी कैटेगरी के बीच में भी आ रहे हैं। तो पार्ट डी का आंसर हमारा बनेगा 500 और 450 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 8000। पार्ट डी इज़ 450 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 8000, यानी कि 950/8000। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई में कह रहा है कि द रिस्पोंडेंट बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वॉर इज़ अनलाइकली। देखिए, ये वर्ड अनलाइकली आ रहा है, लेकिन गिवन दैट का वर्ड बोला। जहाँ कहीं भी ये गिवन दैट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हम ऊपर सीख चुके थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, या एक परपेंडिकुलर सी एक लाइन लगी होती है, ये गिवन दैट जिसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला ये है कि जो भी गिवन दैट के बाद बोला जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखें, और गिवन दैट के बाद वाले और पहले वाले की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में रखें। यानी मैं पहले सिंबल्स में यहाँ शो करता हूँ। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी के अनलाइकली होगा गिवन दैट ही और शी इज़ ऑफ एज 20 to 29। ये दो बातें कही उसने। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में हमें क्या रखना पड़ेगा? न्यूमरेटर में रखनी है प्रोबेबिलिटी अनलाइकली और 20 से 29 दोनों होंगे। तो ऐसा क्या है जो अनलाइकली और 20 से 29 दोनों में आता है? तो अनलाइकली और 20 से 29 वाले 500 लोग बनते हैं, क्योंकि देखें 500 20 से 29 वाला भी है और अनलाइकली की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो इसलिए हम 500/8000 को रखेंगे न्यूमरेटर में।
500 अपॉन 8000 और डिनोमिनेटर में जो गिवन दैट के बाद लिखा हो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, यानी 20 से 29 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 20 से 29 की प्रोबेबिलिटी है 3050 आउट ऑफ 8000। तो हम इसे लिखेंगे 3050 आउट ऑफ 8000। 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में बनेगा 500 अपॉन 3050, और सिंप्लीफाई करने के बाद ऑब्वियसली कुछ और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें काम की बात, शॉर्टकट बात वो ये है कि हम बजाय इसके कि पूरी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ लिखें, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते थे। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते थे कि हम जो भी इसका सम है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और इनका कॉमन इन दोनों का न्यूमरेटर में रखेंगे। कैसे? पार्ट एफ़ भी कंडीशनल है, उसको देखते हैं ज़रा। पार्ट एफ़ में कहा गया कि रिस्पोंडेंट इज़ 40 ईयर्स गिवन दैट ही बिलीव्स न्यूक्लियर वॉर इज़ अनलाइकली। तो दो बातें कही। पहली बात कि ग्रेटर दैन 40 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेटर दैन 40 एज होगी, गिवन दैट अनलाइकली वाला होगा वो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 40 से बड़ी एज और अनलाइकली वाला देखेंगे कितना है। तो 40 से बड़ी एज और अनलाइकली दोनों कंडीशंस पूरी जो कर रहा है वो ये है, 40 से बड़ी एज है और अनलाइकली भी है, तो 1500। तो सिर्फ 1500 लिखूंगा, अपॉन 8000 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो आगे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और अनलाइकली, तो अब अनलाइकली का टोटल कितना है? अनलाइकली का टोटल है 2450, तो डायरेक्ट आप 2450 लिख रहे हैं, यानी कि वो सम हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह आ जाता है। तो शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको ग्रेटर देन इस बोला जाए, आप इन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में रखें और इसके सम को डिनोमिनेटर में रखना है। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। खैर, अभी तो सिर्फ एक ही सवाल किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और सवालात भी करते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया कि एक टीवी का गेम शो है, कंटेस्टेंट ने अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो विन कर सकते हैं सम प्राइजेस। कंटेस्टेंट को 10 बॉक्सेस दिखाए गए हैं, 4 में प्राइजेस है। तो 4 में प्राइजेस है, कंटेस्टेंट को अलाउ किया जाता है कि वो कोई भी 4 बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 प्राइजेस विल बी सिलेक्टेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों ही प्राइज़ होंगे उसमें। तो देखें, जब अगर 4 बॉक्स में प्राइज़ है, तो जब वो पहली बार कोई बॉक्स सेलेक्ट कर रहा होगा तो 4 आउट ऑफ 10 हमारे पास चांस होगा पहली बार में गिफ्ट हासिल करने का, क्योंकि 4 में हमारे पास प्राइज़ है आउट ऑफ 10। अब उसके बाद जब वो सेकंड बॉक्स को चूज़ कर रहा होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि सारे के सारे एक साथ उसमें प्राइज़ होना चाहिए, तो उस पहले वाले में तो प्राइज़ आ गया, इसका मतलब अब दूसरे वाले में कितने प्राइज़ रह गए होंगे? 3 प्राइज़ रह गए होंगे, आउट ऑफ 9 सिलेक्शन कर रहे हैं हम। जब तीसरी बार सेलेक्ट कर रहे होंगे तो अब प्राइज़ हमारे पास सिर्फ 2 बचे होंगे और टोटल बॉक्सेस 8 बचे होंगे। और जब तीसरी बार सिलेक्शन कर रहे होंगे, चौथी बार सिलेक्शन कर रहे होंगे, तो एक ही प्राइज़ बचा होगा और आउट ऑफ 7 सिलेक्शन कर रहे होंगे। तो चारों बॉक्सेस में जो एक के बाद हम एक सेलेक्ट करते जाएंगे, उनमें प्राइज़ होने का चांस बनेगा 24/5040। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/210 बनता है। इसी तरह पार्ट बी में क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है कि नो प्राइजेस विल बी सिलेक्टेड, कि कोई भी प्राइज़ नहीं होगा। कोई भी प्राइज़ नहीं होगा, इसका मतलब पहला वाला भी खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी खाली, चौथा भी खाली, एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला खाली होने का चांस क्या है? जो 6 हैं हमारे पास, जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं जिनमें कोई प्राइज़ नहीं, उनमें से कोई आएगा। जब दूसरी बार सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 एम्प्टी बॉक्सेस थे, तो अब 5वां उनमें से सिलेक्ट हो जाएगा और टोटल 9 हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट कर रहे होंगे तो 4 बचे होंगे और टोटल आउट में से सिलेक्शन हो रही होगी। और उसके बाद जब सिलेक्शन करेंगे तो 3 बचे होंगे और टोटल 7 में से सिलेक्शन हो रही होगी। और इस तरह करके हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा 360/5040, जो कि बनता है 1/14। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में कहा गया कि फ़र्स्ट 3 बॉक्सेस में कोई प्राइज़ नहीं होगा, लेकिन चौथे बॉक्स में होगा। तो फर्स्ट 3 बॉक्स में कोई प्राइज़ नहीं होगा, इसका मतलब पहला वाला एम्प्टी होगा। एम्प्टी का मतलब 6, जो शुरू के 6 थे जिनमें कोई प्राइज़ नहीं है, उनमें से होगा। दूसरा वाला भी, अब 6 में से एक तो एम्प्टी हम प्राइज़ मतलब एम्प्टी प्राइज़ वाला ले चुके होंगे जिसमें कोई प्राइज़ नहीं है। उसके बाद 5 बचे होंगे आउट ऑफ 9। तीसरी बार 4 आउट ऑफ 8, लेकिन चौथी बार हमें जिनमें प्राइज़ है उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। और प्राइज़ वाले कितने बचे होंगे? 4, क्योंकि उनमें से कोई भी अब तक सिलेक्ट नहीं हुआ और टोटल बॉक्सेस अब 7 ही बचे हैं। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो 2/21 बनेगा। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि फॉर द प्रीवियस एक्सरसाइज, जो कि ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ट्री विच समराइजेज दी करंट
ये बता रहा है डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल व्हेन सिलेक्टिंग 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस हमने सेलेक्ट किए हैं तो उसकी ट्री डायग्राम की बात कर रहा है, तो अभी कर लेते हैं। स्पेस हमें चाहिए होगा। अच्छा, तो अब हम जब पहला बॉक्स सेलेक्ट किया जा रहा होगा तो उसमें या तो प्राइस होगा या फिर प्राइस नहीं होगा। प्राइस होने का चांस है 4/10 और प्राइस ना होने का चांस है 6/10। जब प्राइस अगर पहले वाले में प्राइस आ गया, फिर दूसरा वाला जब सेलेक्ट किया जाएगा तो हो सकता है उसमें प्राइस हो सकता है प्राइस ना हो। अगर प्राइस होगा तो उसका चांस होगा 3/9 और नहीं होगा तो वो 6/9, क्योंकि 6 के 6 अभी बाकी हैं। और अगर हमने पहली बार में प्राइस नहीं सेलेक्ट किया था, फिर हमें प्राइस मिल रहा है, तो उसके बाद प्राइस मिलने का चांस, क्योंकि अब 4 के 4 बॉक्सेस हैं जिनमें से कोई भी प्राइस नहीं निकाला गया था, और एम्प्टी बॉक्सेस जो होंगे जिनमें कोई प्राइस नहीं है वो 5 बचे होंगे आउट ऑफ 9। ये भी आउट ऑफ 9 ही होगा क्योंकि एक बॉक्स पीछे हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब जब तीसरा बॉक्स निकाला जा रहा होगा तो प्राइस वाले कितने बचे होंगे, क्योंकि हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसमें ही अज्यूम कर रहे हैं कि शुरू के 2 में हमें प्राइस मिल चुका है, तो अब सिर्फ कितने प्राइस बचे होंगे, 2 प्राइस बचे होंगे। और टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 8। और यहाँ फिर ऑब्वियसली 6 आउट ऑफ 8 होगा, क्योंकि हमेशा ट्री डायग्राम में जो ये जो ब्रांचेस होती हैं इन दोनों को ऐड करें तो पूरा 1 बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं तो प्राइस और नॉट प्राइस होने का चांस, अब हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि इस रास्ते से अगर हम आ रहे हैं तो इसका मतलब पहले में प्राइस मिला फिर नहीं मिला, तो अब मिलने का चांस क्या होगा। तो एक प्राइस पहले मिल चुका है हमें, तो एक प्राइस अगर मिल चुका है हमें तो उसका जो चांस होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक प्राइस हमें मिल चुका है तो 3 प्राइजेज़ अभी भी बचे हुए हैं आउट ऑफ 8, और 5 ऐसे हैं आउट ऑफ 8 जिनमें कोई प्राइस नहीं है। इसी तरह इसको भी हम बनाएंगे, प्राइस नॉट प्राइस। तो अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने पहले प्राइस नहीं लिया फिर प्राइस लिया। हाईलाइट कर देता हूँ, प्राइस नहीं मिला फिर प्राइस मिला। अब प्राइस मिलने का चांस क्या है, तो इससे पहले हमें एक ही प्राइस मिला है, तो अब 3 प्राइजेस बचे हैं आउट ऑफ 8, क्योंकि 2 बॉक्स पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब 10 में से नहीं 8 में से सिलेक्शन हो रही होगी, तो ये 5 आउट ऑफ 8 बचेगा। अच्छा, इसी तरह जो लास्ट वाला पाथ हमें बनाना है उसकी बात करते हैं। लास्ट वाले पाथ में अब क्योंकि हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो प्राइस नहीं मिला फिर भी नहीं मिला, तो यानी दोनों बार एम्प्टी मिला था हमें, प्राइस नहीं मिला था। तो तीसरी बार प्राइस मिलने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो है वो, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो है वो 4 के 4 ही पड़े हुए हैं आउट ऑफ 8, और ये भी 4 आउट ऑफ 8, यानी अब यहाँ 50-50 चांस हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम तीसरा भी एक्सटेंड कर देंगे। तीसरा एक्सटेंड करने के लिए प्राइस नॉट प्राइस, प्राइस नॉट प्राइस, प्राइस नॉट प्राइस, प्राइस नॉट प्राइस, प्राइस एंड नॉट प्राइस। तो एक मैं बना देता हूँ। अब प्राइस एक ही बचा होगा आउट ऑफ 7, और ये 6 आउट ऑफ 7 होगा, एंड बाकी इस तरह भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद और भी कुछ बोला गया हमें, ट्रॉट वो तो हमने कर लिया व्हेन सेलेक्टिंग 4, एंड उसके बाद फिर इसने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 प्राइस विल बी 1। तो एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक प्राइस तो होना चाहिए। तो एक प्राइस वो कहाँ होगा, हम क्या करें, इसका आसान तरीका ये है, एटलीस्ट 1 बोला है ना, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक प्राइस होगा। तो हम वो वाली पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं जिनमें एक भी प्राइस नहीं है। वो कब होगा कि एक भी प्राइस नहीं है, तो उसका मतलब चारों खाली निकलेंगे। अब जब चारों खाली निकलेंगे तो वो एक, बाकी इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनमें कोई ना कोई गिफ्ट तो ज़रूर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस इसका आंसर, तो और चारों जो है, चारों में गिफ्ट ना होने, चारों में प्राइज़ ना होने का क्या चांस होगा। पहले वाले में प्राइज़ नहीं होगा तो 6 आउट ऑफ 10, दूसरे वाले में नहीं होगा तो 5 आउट ऑफ 9, तीसरे वाले में नहीं होगा तो 4 आउट ऑफ 8, चौथे वाले में नहीं होगा तो 3 आउट ऑफ 7। इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद माइनस किया जाएगा। इसी तरह पार्ट सी में कह रहा है एग्जैक्टली 1 का मतलब एक प्राइज़ होगा, बाकी 3 खाली होंगे, तो वो प्राइज़ और इस तरह 3 खाली हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में प्राइस, अच्छा प्राइस पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो पहले वाला हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस होगा तो 4 आउट ऑफ 10। अब दूसरा वाला जो होगा वो 6 आउट ऑफ 9 होगा, क्योंकि जिसमें प्राइस नहीं है हमें वो सिलेक्ट करना है।
तीसरी बार जब सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हमें बगैर प्राइस वाला 5 जो बचे होंगे उनमें से सिलेक्शन करनी है और टोटल 8 में से हो रही होगी। और तीसरी बार जो 4 ऐसे बचे हैं जिनमें कोई प्राइस नहीं है उसमें से सिलेक्शन हो रही होगी आउट ऑफ 7। अच्छा, अब यही चीज़ 4 बार रिपीट होगी, क्योंकि पी पहली बार में शुरू में, फिर सेकंड में आएगा, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर सब यही रहेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहे होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू ऑर्डर चेंज करने से फाइनल आंसर फिर भी वही आता है, तो इसलिए 4 बार ऐसा ही आंसर मिलेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो भी हमें आंसर इसका मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि ऊपर एक एग्जांपल इसने दी थी, एग्जांपल 34, उसका कह रहा है कि ट्री डायग्राम बनाकर दिखाइए सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ। बस सिर्फ ट्री डायग्राम बनानी है और कुछ भी नहीं है, तो बना लेते हैं इसकी ट्री डायग्राम। एग्जांपल मैंने यहाँ कॉपी कर ली है। एग्जांपल क्या है? अ जार कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 6 येलो बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। तो 8 येलो है, 8 रेड हैं, 6 येलो हैं, 6 ब्लू हैं। हाईलाइट कर देते हैं ताकि नंबर्स हमें याद रहें। 8 रेड, 6 येलो, 6 ब्लू। तो 2 बॉल हमने सेलेक्ट किए, इसकी ट्री डायग्राम बनानी है कि 2 बॉल सेलेक्ट किए। तो पहला बॉल जब हम सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वो थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं, तो वो या तो रेड होगा या येलो होगा या ब्लू होगा। तो रेड होने का क्या चांस है? क्योंकि 8 रेड थे तो 8 आउट ऑफ टोटल ये कितने बॉल्स हों? 20, क्योंकि 8, 6 एंड 6, तो 6 एंड 6 12 और 8 20 हो गए। अच्छा, येलो का चांस क्या होगा? 6 आउट ऑफ 20। ब्लू का क्या चांस होगा? 6 आउट ऑफ 20। अब जब रेड हमने सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बार सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर अब वो कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। तो रेड आने का क्या चांस है? क्योंकि रेड एक सिलेक्ट हो चुका है तो अब 7 रेड बचे होंगे और सिलेक्शन अब आउट ऑफ 19 हो रही है। लेकिन येलो वही 6 के 6 ही हैं और ब्लू भी 6 के 6 ही हैं। अच्छा जी, अब येलो के बाद अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो दोबारा से रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। तो अब येलो क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है, रेड इस पाथ में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो रेड इसका मतलब 8 के 8 ही मौजूद हैं आउट ऑफ 19। येलो हमारे पास एक पीछे सिलेक्ट हो चुका है, तो पहले 6 थे, अब 5 बचे होंगे, लेकिन ब्लू हमारे पास वही 6 के 6 ही बचे होंगे। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं कि हो सकता है कि पहली बार में ब्लू आया हो, उसके बाद हमने दूसरा बॉल सेलेक्ट किया हो। तो अगर पहली बार में ब्लू आया उसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है रेड हो सकता है येलो हो और हो सकता है ब्लू हो। तो रेड, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में भी कोई भी रेड सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वही 8 आउट ऑफ 19 ही रहेंगे। येलो में हमारे पास 6 आउट ऑफ 19 ही रहेंगे, क्योंकि येलो भी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो ब्लू हैं वो 5 आउट ऑफ 19 बन जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ईजी था। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया था कि फर्स्ट बॉल विल नॉट बी प्लेस्ड बैक इनटू द जार। इसी वजह से हमने जो है वो, आप देख रहे होंगे कि पहले 20 था तो फिर उसके बाद 19 किया है। लेकिन अगर ये कहता है कि फ़र्स्ट बॉल को दोबारा से प्लेस किया जा रहा है, तो फिर तो हर बार नीचे 20 ही आता और सेम जो पहला ट्री हमने बनाया सब में यही आ रहा होता, क्योंकि उस वक्त वो इंडिपेंडेंट बन जाते। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, गिवन दैट कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, कि कार्ड को सिलेक्ट किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है उसे आपने दोबारा डेक में नहीं पुट किया। तो इससे पता लगता है कि ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ये। तो 52 कार्ड्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ़र्स्ट 2 कार्ड्स आर हार्ट, कि अगर आप 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि शुरू के 2 हार्ट होंगे। तो हम हार्ट्स के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास जो हार्ट्स होते हैं वो 13 होते हैं। तो पहली बार जब हम कार्ड सेलेक्ट कर रहे होंगे तो 13 आउट ऑफ 52 चांस होगा कि वो हार्ट होगा। अब जब एक बार हमने हार्ट को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास उसके बाद 12 हार्ट्स बचे होंगे, तो इसलिए 12 आउट ऑफ 51 अब सिलेक्शन हो रही होगी, क्योंकि बोला गया कि उसको हमने वापस प्लेस नहीं किया है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 156/2652 और सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल में आंसर आएगा 0.0588।
पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में कहा गया कि दी फर्स्ट इज़ अ स्पेड, सेकंड इज़ क्लब, थर्ड इज़ हार्ट एंड फोर्थ इज़ डायमंड। इसका मतलब चारों अलग अलग किस्म के कार्ड्स इसने बोले हैं, जो कि सब 13 ही होते हैं। तो पहला वाला भी 13 में से होगा, जो कि 52 में से आएगा, 13 आउट ऑफ 52। जब दूसरा सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वो होना चाहिए क्लब, और क्लब भी 13 ही होते हैं, लेकिन अब आउट ऑफ 51 सिलेक्शन हो रही है। और तीसरी बार इसने कहा कि हार्ट होना चाहिए, तो वो भी 13 होते हैं, लेकिन इस बार सिलेक्शन आउट ऑफ 50 हो रही है। और चौथा कार्ड डायमंड होना चाहिए, वो भी 13 होते हैं, लेकिन इस बार सिलेक्शन आउट ऑफ 49 हो रही है, क्योंकि एक एक कार्ड कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो है, क्योंकि ऑर्डर भी इसने बताया हुआ है कि यही फर्स्ट सेकंड थर्ड यही होने चाहिए, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहता कि बस वो 4 इनमें से कोई होंगे और ऑर्डर नहीं बताया, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ता है, या जो भी इसका जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती या 4 फैक्टोरियल से या जो भी करती, वो सारी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 28561 अपॉन 6497400, जो काफ़ी बड़ा आंसर है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद काफ़ी छोटा आंसर बन जाता है, 0.0044। डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा था इसका, इसलिए। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में कहता है कि 3 एसेस आर सेलेक्टेड इन अ रो, कि तीनों एसेस होंगे, पहला भी एस होगा, दूसरा भी एस और तीसरा भी एस। एस हमारे पास टोटल 4 होते हैं, तो पहला एस की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। दूसरी बार ए सेलेक्ट कर रहे होंगे तो अब 3 बचे होंगे, क्योंकि एक पहले ही सिलेक्ट हो चुका, और टोटल कार्ड 51 होंगे, एक कार्ड क्योंकि पहले सेलेक्ट हो चुका है। और तीसरी बार जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो 2 आउट ऑफ 50 होगा। और इसे सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिलता है 24/132,600, जो कि बनता है 1/5525, या फिर डेसिमल में 0.00018। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। उसने कहा नो एसेस आर इंक्लूडेड इन दी फर्स्ट 4 कार्ड्स, यानी कि जो शुरू के 4 कार्ड्स होंगे उनमें एस नहीं होगा। तो एस कितने होते हैं? 4, और अगर उन्हें इसको छोड़ दें तो बाकी कितने होते हैं? 48। तो इसका मतलब जो पहला कार्ड होगा वो इन 48 में से कोई एक होगा। जब दूसरी बार सेलेक्ट कर रहे होंगे तो अब उन 48 में से 47 बचे होंगे, उनमें से कोई एक होगा, और 51 से सिलेक्शन हो रही है। तीसरी बार भी हमें उन 47 में से एक निकाल के जो 46 बचे होंगे उनमें से सिलेक्शन कर रहे हैं, और टोटल कार्ड्स 50 होंगे। और चौथी बार जो 45 कार्ड्स बचे होंगे उनमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं आउट ऑफ 49, क्योंकि 4 एसेस डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर बनता है 4669920 अपॉन 6497400, which is equal to 0.7187। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 में कहता है कि एक ग्रेजुएटिंग क्लास है, 52% वुमेन है, 48% मैन है, और उन मैन में 20% जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अगर हमने ग्रेजुएट को रैंडमली सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल भी होगा और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा? तो मेल होने का चांस कितना था? 48%, तो 0.48। एंड क्योंकि एक साथ दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, तो वो कितनी है? 0.02, क्योंकि 20% उन्हीं मैन का है, तो 0.2, 20%। सिंप्लीफाई होकर बनता है 0.096। और कह रहा है व्हाट अबाउट अ मेल हु स्टडी समथिंग एल्स, के वो मेल तो होगा लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा किसी और फील्ड का स्टूडेंट होगा। तो इंजीनियरिंग के 20% है, तो बाकी 80% बचते हैं, तो इसलिए हमने 80% से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बनता है 0.384। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि टेबल 13.13 समराइज करता है रिज़ल्ट एक हेल्थ सर्वे का, और पर्सन्स हु वर सफ़रिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, कैंसर और डायबिटीज़ हैं। तो उनसे पूछा गया कि उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, ये 4000 लोग हैं, इनमें से अगर किसी को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंसर का पेशेंट होगा? तो कैंसर के पेशेंट हमारे पास कितने हैं? 1200 हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1200 आउट ऑफ 4000। तो 1200 को 4000 से डिवाइड करेंगे। पार्ट ए, 1200 आउट ऑफ 4000, जो कि सिंप्लीफाई होके बनता है 0.3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है हमें?
अगले पार्ट में कहता है पार्ट बी, द पर्सन हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ देयर पर्टिकुलर डिजीज़, कि फैमिली हिस्ट्री होगी पर्टिकुलर डिजीज़ की, और फैमिली हिस्ट्री पर्टिकुलर डिजीज़ की कितनी है 1700। तो पार्ट बी का आंसर होगा 1700 आउट ऑफ 4000, 1700 आउट ऑफ 4000, जो कि सिंप्लीफाई होके बनता है 0.425। उसके बाद पार्ट सी में कहा गया द पर्सन हैज़ अ कैंसर एंड हैड नो फैमिली हिस्ट्री, कैंसर का भी होगा और नो फैमिली वाला होगा। तो कैंसर और नो फैमिली हिस्ट्री वाला हमारे पास 760 लोग हैं, तो इसलिए हम 760 अपॉन 4000 लिखेंगे इसका आंसर, 760 अपॉन 4000, क्योंकि दोनों कंडीशन बोली ना, एंड का मतलब कि ये वाली और इससे पहले वाली और बाद वाली दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। तो 760 अपॉन ये बनता है 0.19। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में कहा गया द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ गिवन दैट द पर्सन इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ देयर डिजीज़। तो देखिए गिवन दैट जब भी बोला जाए वो डिनोमिनेटर में उसका सम आएगा, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। तो कहा गया कि पर्सन हैज़ डायबिटीज़ गिवन दैट फैमिली हिस्ट्री, तो डायबिटीज़ एंड फैमिली हिस्ट्री वाले हमारे पास कितने हैं, डायबिटीज़ एंड फैमिली हिस्ट्री वाले 380 हैं, तो 380 आएगा न्यूमरेटर में, और गिवन दैट के बाद जो बोला जाता है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने हैं, वो हैं 1700, क्योंकि जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी है डिजीज़ वाली वो 1700 है, तो आउट ऑफ 1700 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनता है 0.2235। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई हमारे पास लास्ट पार्ट है, द पर्सन हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री गिवन दैट पर्सन हैज़ हार्ट डिजीज़। तो नो फैमिली हिस्ट्री और हार्ट डिजीज़ वाले कितने हैं हमारे पास, नो फैमिली हिस्ट्री एंड हार्ट डिजीज़ एक साथ वाले हैं 920, तो न्यूमरेटर में 920 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो गिवन दैट के बाद लिखा हो। गिवन दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, हैज़ हार्ट डिजीज़, तो हार्ट डिजीज़ वाले हमारे पास कितने हैं 1200, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में 1200 लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आंसर बनता है 0.7667। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जैक्टली 11 के जैसा ही है। इसमें भी हमें डेटा दिया हुआ, हम डायरेक्टली डेटा को ही देख लेते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के बजाय। तो पार्ट ए में कहा गया द पार्ट इज़ ऑफ प्रोडक्ट 1 टाइप, तो प्रोडक्ट 1 टाइप वाले कितने हैं 180, तो सिंपली इसका आंसर होगा 180 अपॉन 800, क्योंकि टोटल 800 है। पार्ट बी में कहा गया अनएक्सेप्टेबल होगा, तो अनएक्सेप्टेबल कितने हैं 90 आउट ऑफ 800। पार्ट सी में कहा गया अनएक्सेप्टेबल होगा प्रोडक्ट 3 का, तो प्रोडक्ट 3 का अनएक्सेप्टेबल कितना है 26 आउट ऑफ 800। अच्छा, क्योंकि इसमें जो है हमें ये नहीं बोला गया कि द पार्ट इज़ एन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 3, तो प्रोडक्ट 3 का जो एक्सेप्टेबल 204 है, सॉरी एक्सेप्टेबल बोला था मैंने, अनएक्सेप्टेबल देख लिया, विच इज़ 204 अपॉन 100। अच्छा, इसमें अगर गिवन दैट बोला होता तो फिर वो अलग कंडीशन हो जाती, उसमें फिर हम वही गिवन दैट जैसे आगे सवाल आ रहे हैं उस तरह देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी में ही होती है। देखिए इसमें भी 2 बातें कही हैं कि एक्सेप्टेबल होगा और प्रोडक्ट 3 होगा, और इसमें भी यही कह रहा है कि एक्सेप्टेबल होगा और प्रोडक्ट 2 होगा, लेकिन इसने क्योंकि गिवन दैट बोला है तो इसीलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सॉल्व किया जाएगा, और उसमें गिवन दैट नहीं बोला तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाएगा। तो खैर पार्ट सी हमने कर लिया, पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में कहा गया द पार्ट इज़ एन अनएक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1, अनएक्सेप्टेबल होगा और प्रोडक्ट 1 होगा, तो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट 1 हमारे पास 24 है, तो 24 आउट ऑफ 800। पार्ट ई द पार्ट इज़ एक्सेप्टेबल गिवन दैट प्रोडक्ट 20 होगा, तो एक्सेप्टेबल एंड प्रोडक्ट 2 हमारे पास 350 है, तो न्यूमरेटर में 350 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो गिवन दैट है उसका नंबर आएगा। गिवन दैट में क्या है प्रोडक्ट 2, तो प्रोडक्ट 2 का नंबर डिनोमिनेटर में आएगा, और प्रोडक्ट 2 का नंबर है 390, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 390 आएगा। पार्ट एफ़ की बात करते हैं। पार्ट एफ़ में कह रहा है प्रोडक्ट 1 गिवन दैट एक्सेप्टेबल, तो 1 का एक्सेप्टेबल हमारे पास क्या है, पहले इनको क्लियर करते हैं। 1 का एक्सेप्टेबल हमारे पास है 156, तो इसलिए न्यूमरेटर में 156 आएगा, और डिनोमिनेटर में हमें देखना है गिवन दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, तो एक्सेप्टेबल हमारे पास कितना है 710, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 710 आएगा।
पार्ट जी की बात करते हैं। द पार्ट इज़ प्रोडक्ट 3 गिवन दैट अनएक्सेप्टेबल। तो 3 का अनएक्सेप्टेबल कहाँ है हमारे पास? 3 का अनएक्सेप्टेबल 26 है। आउट ऑफ, अब गिवन दैट के बाद क्या लिखा हुआ है? अनएक्सेप्टेबल। तो अनएक्सेप्टेबल का सम डिनोमिनेटर में आएगा विच इज़ 90। तो 26 आउट ऑफ 90 इसका आंसर हो जाएगा। ज़ाहिर है अनसिम्प्लीफाइड आंसर है, सिंप्लीफाई आप इन्हें करेंगे खुद। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 में कहा गया आ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेल्डिंग जॉब कंसिस्टिंग ऑफ 30% वुमेन एंड 70% मैन। तो ये प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज दी हुई है। अब उसके बाद कह रहा है कि ऑफ द वुमेन 60% हैव कॉलेज डिग्री एंड ऑफ द मैन 40% हैव कॉलेज डिग्री। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी अ वुमेन विद अ कॉलेज डिग्री? कि वुमेन होगी और कॉलेज डिग्री होगी। तो सबसे यहाँ इसको मैं इस तरह कह देता हूँ कि वुमेन भी होगी एंड कॉलेज डिग्री भी होगी। तो वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वुमेन होने, क्योंकि हमारे पास 30% वुमेन है तो 0.3 हो जाएगा चांस। एंड उसके बाद हमारे पास कॉलेज डिग्री वाली वुमेन कितनी है हमारे पास? 60% है, तो इसलिए 0.6 करेंगे जो कि 0.18 बन जाता है। इसी तरह पार्ट बी में कह रहा है मैन विदाउट कॉलेज डिग्री। तो मैन हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड सी कॉम्प्लीमेंट यानी कॉलेज डिग्री नहीं होगी। तो मैन हमारे पास 70% है और कॉलेज डिग्री वाले 40% है, तो इसका मतलब कॉलेज डिग्री ना होने वाले 60% होंगे जो कि बनता है 0.42। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 में कहा गया कि सपोज दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स वेयर पी ई इज़ 0.4, एफ़ की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और ई और एफ़ की मिलाकर और जो कहते हैं वो 0.6 है। तो ई इंटरसेक्शन एफ़ चाहिए। तो हमने एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था पार्ट ए के लिए। एडिशन लॉ पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ़ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़। ये हमने सेट में भी पढ़ा था, इसमें पी की जगह एन लिखा था हमने। तो अब इसमें जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई यूनियन एफ़ हमें दिया हुआ है 0.6, ई की प्रोबेबिलिटी है 0.4, एफ़ की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पूरी चीज़ को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और 0.6 को यहाँ ले आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ बराबर है 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.6। तो ये 0.7 माइनस 0.6 जो कि बनता है 0.1। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में कहा ई गिवन एफ़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ़। तो इसके लिए हमें इनका इंटरसेक्शन हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा जो गिवन के बाद लिखा हो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। तो ई गिवन एफ़ हमें ऊपर पहले पार्ट में मालूम हो गया था जो कि 0.1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो कि 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ 0.3 हमें दी हुई है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1/3 या 0.333 बनता है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में कहा गया एफ़ गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ गिवन ई। इसका मतलब ये कि एफ़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर ई पहले हो चुका होगा इससे, तो हमेशा इंटरसेक्शन को हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ़ 0.1 होगा और ई की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 0.4। तो 0.4 को लिखते हैं यहाँ पर जो कि 1/4 बनता है यानी कि 0.25 बनता है। क्वेश्चन 15 भी एग्जैक्टली सेम है। तो पार्ट ए में जी और एच की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जी यूनियन एच पूछा गया हमसे, तो जी इंटरसेक्शन एच पूछा गया हमसे। तो हम वही एडिशन लॉ यूज़ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन एच बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एच। तो जी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.25, एच की प्रोबेबिलिटी है 0.45, जी इंटरसेक्शन एच हमें नहीं मालूम और जी यूनियन एच 0.55 है। तो नेगेटिव जी इंटरसेक्शन एच को यहाँ लाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और 0.25 प्लस 0.45 माइनस 0.55 करेंगे तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। 0.7 बनता है ये, और इसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें 0.15 इसका आंसर आता है, 0.15। अगले सवाल पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन एच। तो सिंपल हम जी और एच का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में रखेंगे और एच की प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो जी इंटरसेक्शन एच हमने अभी निकाला 0.15, एच की प्रोबेबिलिटी 0.45 जो कि बनता है 1/3। लास्ट पार्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन जी, तो इसमें भी सेम वही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एच को न्यूमरेटर में रखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो 0.15 डिवाइडेड बाय जी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.25 है जो कि बनता है 3/5 या 0.6। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तब तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में